दोस्तों, कभी आपको ऐसा लगा है कि आपको आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए? बहुत लोगों को आईपीओ के बारे में पता होगा, पर ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ जिनको आईपीओ के बारे में थोड़ी-सी नॉलेज है, उनको अप्लाई करना है बट कभी ट्राई नहीं किया उन्होंने, राइट है? तो आईपीओ होता क्या है? क्यों कंपनी आईपीओ इश्यू करती है? और उसके बाद कंपनी कैसे पैसे कलेक्ट करती है एंड प्लस आप कैसे आईपीओ पर अप्लाई कर सकते हो? आईपीओ अलॉट होता है या नहीं होता है? आईपीओ से कमा सकते हो या नहीं कमा सकते हो? ये सब चीज़ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हो। तो चलिए बात करते हैं आज आईपीओ के बारे में। मेरा नाम है कृष्णा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आईपीओ क्या होता है? आजकल लोगों को माइंडसेट में बैठा है कि आईपीओ का मतलब होता है एक दिन में पैसा डबल, मतलब आज लगा दो तो कुछ दिन बाद जैसा शेयर्स अलॉट हो जाएंगे तो पैसा डबल हो जाता है। जैसे 2020 में भले कोरोना वायरस ने अपने को बहुत इफेक्ट किया हो, बट याद रखना उस टाइम पे जो भी आईपीओ निकले उसमें मेजरली बहुत सारे कंपनीज बम्पर लिस्टिंग हुए और सबको ज्यादा डबल बोल सकते हो, प्राइस डबल कर दिया उन्होंने ज्यादातर। आईपीओ का मतलब थोड़ा बहुत समझ लो क्या होता है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि हर आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो कैसे उसको अप्लाई करना चाहिए, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है? तो चलिए आईपीओ के बारे में हम लोग जैसा बात करते हैं, स्क्रीन शेयर पे आपको दिखता होगा। आज हम लोग बात करेंगे व्हाट इज आईपीओ, उसके बारे में बात करेंगे, एलिजिबल नॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। एक कंपनी को अगर आईपीओ इशू करना है तो उसे एलिजिबल क्राइटेरिया कुछ फुलफिल करना पड़ता है, वो क्राइटेरिया के बाद ही वो इशू कर पाता है अपना आईपीओ। टाइप्स ऑफ आईपीओ के बारे में देखेंगे, टाइप्स ऑफ पर्सन जो इन्वेस्ट कर सकता है आईपीओ में उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद में प्रोसीजर हाउ टू प्लेस ऑर्डर फॉर आईपीओ, तो एक मैं डेमो दूंगा कि मैं कैसे अप्लाई करता हूं अपने आईपीओ को, वो बेसिस पे भी आप कर सकते हो। एंड उसके बाद में एक अलॉटमेंट स्टेटस कि अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है शेयर्स, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो पहला अपना आता है व्हाट इज आईपीओ। व्हाट इज आईपीओ? वो आईपीओ से पहले हम मतलब समझेंगे कि आईपीओ क्या होता है। देखो, अगर मुझे कंपनी अगर मेरी कंपनी है, राइट, मैं बर्गर बेचता हूँ मार्केट में, अगर लोगों को मेरा बर्गर पसंद आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, कोशिश करूंगा कि अपना बिजनेस को एक्सपांड कर पाऊं। एक विद इन सिटी में बेच रहा हूं, एक हो सकता है मेरा ब्रांच डालना हो, मुझे ज्यादा पैसे की जरूरत है, और ऐसे टाइम पे कंपनी क्या करती है, दो तरीका हो सकता है, या फिर वो पब्लिक आईपीओ पे चले जाए या फिर वो क्या कर सकता है, बैंक लोन भी ले सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर कंपनी ने क्लियरली किया है कि मुझे लोन्स चाहिए नहीं, लोन्स अगर नहीं चाहिए, वो डायरेक्टली पब्लिक से पैसा मांगना चाहती है तो वो कर सकती है। अब इसमें क्या फर्क है, लोन्स अगर मांगोगे तो कंपनी का डेप्थ बढ़ेगा, और डेट बढ़ने से क्या होता है, प्रॉब्लम आएगा, कंपनी उसको रीपे करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो आगे जाके कंपनी बैंकरप्ट होने का चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि लोन जितना ज्यादा उतना प्रेशर ज्यादा कंपनी पे होता है जब तक वो नेट रेवेन्यू कमा के ना देता हो, राइट, उसको रीपे करने के लिए। तो ऐसे टाइम पे सिचुएशन में सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि एक कंपनी को आईपीओ लेके पब्लिक से पैसा लेना चाहिए। इससे क्या होता है, उनको रीपेमेंट का कोई लाइबिलिटी नहीं बनता है, कि मतलब सामने वाला कंपनी अगर आपको पे कर रही, आपको पैसा मांग रही है, आपसे सामने वाली कंपनी आपसे पैसा मांग रही, तो उसका काम बनता है कि आपको कुछ उसके बदले में दे। तो वो क्या देगी, शेयर्स देगी। उसके बदले में क्या देगी, वो शेयर्स देगी। मतलब अगर 100% कंपनी प्राइवेट है, किसी के अंडर में कंट्रोल है, दो प्रमोटर से समझो दोनों 50-50% शेयर करके चल रहे, अगर उनको पब्लिक से पैसे मांगनी तो उनको अपना स्टेक बेचना होगा। तो फर्स्ट टाइम जो स्टेक बेच के पब्लिक से पैसा लिया जाता है उसे बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो ऐसे टाइम पे सामने वाले को क्या मिलता है, शेयर्स मिलता है, और कंपनी को क्या मिलता है, पैसा मिलता है। तो वो पैसे को कहीं पर भी यूज कर सकती है, वो एज पर जो उनका लिखा होगा। जब आईपीओ का प्रोस्पेक्ट इशू किया जाता है तो वहां पर क्लियरली लिखा होगा कि ये हम पैसा कहां पर यूज करने वाले हैं। तो वो एक बार रीड करना कि कंपनी अपना डेट रीपे करने के लिए कर रही है, या कोई जनरल पर्पस के लिए, या फिर कोई कैपेक्स पर्पस के लिए ले रही है पैसा। तो उस पर जरूर ध्यान देना आप जब भी आईपीओ लगाते हो, ठीक है? आगे बात करेंगे।
व्हाट इज आईपीओ? अगर इसको वर्ड्स में बात करेंगे तो यहां पर लिखा है इनिशियल पब्लिक ऑफर रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ऑफरिंग अ शेयर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी टू अ पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब प्राइवेट कंपनी जब अपना शेयर बेचती है मार्केट में पब्लिक से पैसा उठाने के लिए, वो भी फर्स्ट टाइम, उसे आईपीओ कहा जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो सेबी का जो गाइडलाइंस है वो क्लियरली बता रहा है, राइट। उसके बाद में क्या है, कंपनी हायर्स अ प्रोफेशनल अंडरराइटर हु हेल्प्स द कंपनी टू गो फॉर पब्लिक। मतलब कंपनी डायरेक्टली खुद से नहीं बेचती है मार्केट में शेयर्स, उसको अंडरराइटर्स को हायर करना पड़ता है। अंडरराइटर्स कौन होते हैं? जैसे बैंक्स हो गए, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हो गए। ये क्या करती है? ये एक मिडलमैन जैसा काम करती है। ये कंपनी के शेयर्स लेकर मार्केट में बेचती है। मार्केट में बेच भी सकती है, खुद भी रख सकती है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो अंडरराइटर्स, उसका काम है ये शेयर्स को बेच के देना, राइट है। क्यों करती है? क्योंकि उनको भी लगता है कि ये अभी पब्लिक से पैसा उठाने का कुछ तो मकसद होगा कि कंपनी को आगे बढ़ाना है, कि कंपनी को ग्रोथ करवाना है। तो वो बेसिस पे क्या करते हैं, पब्लिक आईपीओ पे उतर जाते हैं कंपनी पैसे लेने के लिए। तो ऐसा टाइम पे कंपनी, हर कोई कंपनी ये चीज कर सकती है? नहीं, हर कोई कंपनी आप पब्लिक आईपीओ के लिए उतार नहीं सकते, क्योंकि आजकल बहुत सारे स्टार्टअप्स है जिनको पैसे की बहुत कमी है, जिनको पैसा चाहिए अपना बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो ऐसा टाइम पे सेबी ने क्लियरली गाइडलाइंस दिए हैं, अगर ऐसे कुछ है तो आपको ये क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। एक बार आप क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो आप जरूर आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो वो क्राइटेरिया क्या है वो फर्स्ट देखेंगे। ये बात करता है फर्स्ट क्राइटेरिया, नेट टेंजिबल एसेट्स ऑफ एट लीस्ट कितना 3 करोड़ इन ईच ऑफ द 3 फुल फाइनेंशियल ईयर, 3 फुल ईयर्स ऑफ विच नॉट मोर देन 50% हेल्ड इन मॉनिटरी एसेट। इसका मतलब बोलना चाहता है जो तुम्हारे एसेट साइड, जो एसेट्स है, जो एसेट साइड, जो बैलेंस शीट के एसेट साइड जो एसेट्स है, उसमें कम से कम 3 करोड़ का एसेट्स होना चाहिए, जिसमें लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स, मतलब लास्ट 3 फाइनेंशियल हम देखेंगे, बैलेंस शीट देखेंगे, उसमें एसेट साइड में अपने को नेट टेंजिबल एसेट जो होना चाहिए वो कम से कम 3 करोड़ का होना चाहिए, 3 करोड़ का। और उसमें से 50% से ज्यादा मॉनिटरी एसेट्स नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए बोल रहा हूं। मॉनिटरी एसेट्स मतलब वो एसेट्स होते हैं जो इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश होते हैं, जैसे कि कैश हो गया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो गया, रिसीवेबल्स हो गया, ये सब चीज शॉर्ट टर्म होते हैं। ये भी एसेट्स होते हैं बट नॉन मॉनिटरी होते हैं। तो मॉनिटरी क्या होते हैं? जैसा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इन्हें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इन्हें कहते हैं कि नेट टेंजिबल एसेट। तो ये नेट टेंजिबल एसेट्स आफ्टर प्रोवाइडिंग ऑल जो भी इससे डिडक्ट करना है वो डिडक्ट करके जो बचेगा वो आपको 3 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में। नेक्स्ट क्या बात करता है? नेक्स्ट बात करता है मिनिमम ऑफ 15 करोड़ एवरेज प्री टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन एटलीस्ट 3 ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 5 years। पिछले 5 साल में कम से कम 3 साल में आपको 15 करोड़ का प्रॉफिट, वो भी एवरेज प्री टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना चाहिए। अगर ये आपका कंडीशन फुलफिल होता है तो भी आप, मतलब ये तीनों कंडीशंस अगर फुलफिल होते हैं तो आप आईपीओ के लिए जा सकते हैं। ये दूसरा कंडीशन था। थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन में आता है नेटवर्थ। आपका नेटवर्थ जो है एटलीस्ट कितना होना चाहिए? 1 करोड़ का इन ईच ऑफ द 3 प्रीसीडिंग फुल ईयर। मतलब तीनों साल, जो लास्ट 3 साल में कम से कम आपका 1 करोड़ का नेटवर्थ होना चाहिए। जब ये 3 कंडीशन आप फुलफिल करते हो तो यस, यू आर एलिजिबल फॉर आईपीओ। आप आईपीओ कर सकते हो, जाके पब्लिक से पैसे ले सकते हो। बट आजकल कैसे बहुत सारे छोटे मोटे स्टार्टअप्स है जिनको क्या है, पैसे चाहिए बट उनका ये 3 कंडीशन फुलफिल नहीं होता। सेबी ने अलग से गाइडलाइंस निकाले हैं, उनके लिए भी अलग से आईपीओ के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड किए, वो अलग इसमें आ जाएगा। बट फिलहाल तो ये बेसिक है, ये बेसिक नॉर्म्स आपको फुलफिल करना पड़ेगा आईपीओ लिस्ट करने के लिए, आईपीओ पब्लिक को ऑफर करने के लिए, ठीक है। अब यहां पर हम देखेंगे टाइप्स क्या है। दो टाइप के अपने पास पब्लिक ऑफर कर सकते हैं, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर कर सकते हैं आईपीओ। एक होता है फिक्स प्राइसिंग ऑफर, जहां पर एक कंपनी जब ऑफर करती है शेयर्स सामने वालों को, राइट है, अपना आईपीओ ऑफर करती है तो वहां पर प्राइस फिक्स होता है। अगर मैं बोलूं 50 रुपए मेरे को एक शेयर बेचना है तो मेरा फिक्स हो गया वो प्राइस, उसको बोलते हैं फिक्स्ड प्राइसिंग ऑफर, जहां पर दोनों कंपनी एज वेल एज इन्वेस्टर को दोनों को पता होता है क्या प्राइस है, क्या बेसिस पे अपने को अप्लाई करना है, कितने शेयर्स अपने को अप्लाई करना है। तो फिक्स प्राइसिंग ऑफर में कंपनी एक प्राइस दे देती है। तो यहां पर प्राइस एट विच शेयर ऑफ द कंपनी एंड ऑफर वुड बी अलॉटेड इज मेड
नोन इन एडवांस टू द इन्वेस्टर, इन्वेस्टर को पता हो जाता है कि कौन से प्राइस पे शेयर्स आने वाली है, कौन से प्राइस पे ऑफर किया गया है। सेकंड होता है बुक बिल्डिंग ऑफरिंग। बुक बिल्डिंग ऑफरिंग में क्या होता है, रेंज दिया जाता है। मैं बोल रहा हूं 50 से लेके 60 रुपए तक मैं शेयर्स बेचूंगा, आप ऑफर करो, उस हिसाब से अपना लास्ट में जैसा हो जाएगा तो अपने को क्या पता चलेगा कि कौन से प्राइस में कंपनी फिक्स किया है। तो यहां पर लिखा है कंपनी इनिशिएटिंग ऑफर और 20% प्राइस बैंड। मैं क्या बोल रहा हूँ, 50 से लेके 60 या 20% का प्राइस बैंड है ऊपर नीचे, याद रखना। तो अगर मैं कल्याण आईपीओ के बारे में, कल्याण ज्वेलर्स के आईपीओ के बारे में देखूंगा तो उसका प्राइस बैंड बनता है 85, 86, 87 समथिंग है, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। तो आप देख सकते हो, तो वो प्राइस बैंड बोलते हैं उसको। तो उसमें से कौन सा प्राइस पे आप ऑफर करते हो, कंपनी उस हिसाब से क्या करती है, अलाउड करती है आपको। तो यहां पर प्राइस जो बैंड होता है इसे बोलते हैं बुक बिल्डिंग ऑफरिंग। द इन्वेस्टर नीड टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ शेयर्स दैट इंटेंड टू बाय एंड अकाउंट दे आर विलिंग टू पे फॉर द शेयर्स। तो इन्वेस्टर को एक प्राइस बताना पड़ता है, कौन से प्राइस पे आपका शेयर्स लेना है और उस हिसाब से आपको क्या करना है, पे करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ पर्सन इन्वेस्ट, कौन से टाइप के पर्सन इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला आता है रिटेल इन्वेस्टर्स जो हमारे जैसे होते हैं। उसके बाद आते हैं HNI हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जिसके 2 लाख से ऊपर जो पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो ये कैटेगरी में गिर जाते हैं। उसके बाद में आता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बड़े बड़े फाइनेंस इंस्टीट्यूट होते हैं जो क्या करते हैं डायरेक्टली, जैसे म्यूचुअल फंड समझ सकते हो, तो उन लोग डायरेक्टली लॉट में बड़े अमाउंट से क्या करते हैं, शेयर्स परचेस करते हैं कंपनी से। और अगर आपको आईपीओ में अप्लाई करना है तो कम से कम आपको ये 3 अकाउंट तो होना चाहिए आपके पास, जैसे कि बैंक अकाउंट हो गया, डीमैट अकाउंट हो गया और ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। तो ये तीनों अकाउंट आपको लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अपन हाउ टू प्लेस आईपीओ ऑर्डर्स। आईपीओ ऑर्डर्स कैसा प्लेस किया जाता है, 2 वे से प्लेस किया जाता है। एक है अपना एएसबीए। एएसबीए क्या, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय द ब्लॉक अमाउंट। ये एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय द ब्लॉक अमाउंट का मतलब एक ऐसा सेबी ने ऐसा सिस्टम बना के दिया है जहां पर आपको क्या करना पड़ता है, ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ता है, बट वो पेमेंट कटता नहीं आपके अकाउंट से, वो ब्लॉक हो जाता है। जिस दिन आईपीओ आपको मिलेगा उस दिन वो अमाउंट कट जाएगा। जिस दिन आईपीओ क्लियरली बोलेगा आपको अलाउड नहीं हुआ होगा वो शेयर्स, तो आपको ये ब्लॉक अमाउंट अनब्लॉक हो जाएगा। सेम इन केस ऑफ अगर रिसेंटली बात करो तो यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हो, वहां पर भी अमाउंट क्या हो जाता है, आपका ब्लॉक हो जाता है। तो इनडायरेक्टली जिस दिन आपको आईपीओ मिलेगा उसी दिन आपका पैसा कटेगा, अदरवाइज आपका पैसा नहीं कटेगा। ठीक है, अलॉटमेंट स्टेटस। देखिए अलॉटमेंट स्टेटस से पहले मैं बात कर लेता हूं एक बार हम अप्लाई कैसा करेंगे। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, एक बार देख लेना कि मैं कैसा अप्लाई करने जा रहा हूं। देख सकते हो स्क्रीन, मैंने काइट, मेरा जीरोडा में ऐप है तो काइट से मैं लॉगिन कर रहा हूँ। तो ये रहा मेरा लॉगिन आईडी, यहाँ पर पासवर्ड डालना होगा मुझे। अब ये डैशबोर्ड आ रहा है मेरे सामने। ठीक है, तो जैसे आपके पास, अगर मेरे पास तो जीरो अकाउंट है, आपके पास अगर कोई अपस्टॉक हो या कोई दूसरे ब्रोकर का हो तो आप उस हिसाब से अप्लाई करना। तो देखिए जैसा यहाँ पर आया, मैं यहाँ पर एक कंसोल करके एक पार्ट होता है प्रोफाइल के नीचे, तो उस पर क्लिक करना तो एक न्यू पेज में लेकर जाएगा। न्यूज पेज पर वो भी कंसोलिडेटेड डैशबोर्ड होता है जहाँ पर अपने को एक पोर्टफोलियो करके ऑप्शन होता है, वहाँ से आईपीओ क्लिक किया तो यहाँ पर देख सकते हो कितने सारे आईपीओ अप्लाई कर सकता हूँ मैं। मतलब अभी जो रिसेंटली सर्वोदय का आईपीओ है, उसका स्टार्ट डेट है, ऑफर डेट है, अलॉटमेंट डेट है, फिर रिफंड इनिशिएशन डेट है, फिर डिमैट ट्रांसफ़र डेट है, लिस्टिंग डेट है, मैंडेट एंड डेट है। तो ये सब डेट्स है, स्टेटस है उसका, कब कैसे अप्लाई करना है, नज़ारा एंड फिर कल्याण। तो चलिए एक मैं कोई भी एक उठा लेता हूँ जहाँ से अपने को एग्जैक्टली पता चले कैसा हम चले। कल्याण के लिए मैं ट्राई करता हूँ। तो कल्याण में यहाँ पर लिखा मिनिमम 172 क्वान्टिटी है, प्राइस बैंड कितना दिया है 86, 87 का प्राइस बैंड है इनका। ठीक है, और नज़ारा का प्राइस बैंड 1100 से लेके 1101।
ठीक है, तो ऐसा प्राइस बैंड है। तो मैं कल्याण के लिए ट्राई करता हूँ एक बार। इसका लिस्टिंग डेट, ऑफर डेट आप देख सकते हो यहाँ पर क्लियरली। ठीक है, चलो अप्लाई करता हूँ। जैसे अप्लाई पे बटन दबाया मैंने, एक विंडो ओपन हुई जहाँ पर इशू डेट है, ओपन डेट है, एंड डेट है। ठीक है, कितने इशू शेयर्स किए जा रहे हैं, कितने इशू प्राइस है उसका, मिनिमम मैक्सिमम लॉट साइज कितना है। ठीक है, एक लॉट साइज में 172 शेयर्स आ रहे हैं। फिर टिक साइड डिस्काउंट दर कुछ है तो यहाँ पर यूपीआई का ऑप्शन दिया है, जो आप जैसे पेमेंट करना चाहोगे वैसे। अगर मैं यहाँ पर यूपीआई, मेरा यूपीआई से पे हो रहा है तो मैं यूपीआई का डाल रहा हूँ। नेक्स्ट है इन्वेस्टर, इंडिविजुअल इन्वेस्टर करके ऑप्शन आ रहा है, मुझे इंडिविजुअल इन्वेस्टर सेलेक्ट किया और यहाँ पर 172 शेयर्स डाल रहा हूँ, जहाँ यहाँ पर क्लियरली इन्होंने दिया एक लॉट साइज। तो मुझे एक लॉट का 172 में कट ऑफ प्राइस पे अगर क्लिक करता हूँ तो 87 आ जाता है डायरेक्टली। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पर दो प्राइजेस है, आपको जैसे देना है आप दे सकते हो। अगर मैं कट ऑफ प्राइस ने मैनुअली 86 भी डाल सकता हूँ, और यहाँ पर 172 में और एक ऑफर प्राइस दे रहा हूँ 87 का। तो मेरे पास दोनों, मैंने दोनों प्राइस रख दिए सामने। तो अगर कंपनी को जैसा आता है उस हिसाब से वो अपने को अलॉट करेगी। एक तो लकी ड्रॉ है तो जिसको मिला हो, और यहाँ पर क्लिक करना पड़ता है एक I hereby undertake that I have read all the red herring prospectus and I am eligible UPI bidder as the applicable version of CB। तो ये बता रहा है कि जो आपने भरा है वो सब आपके हिसाब से आपने भरा है, आपको अपने रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस पढ़ा है वो सब बता रहा है। फिर सबमिट कीजिए। जैसा आप सबमिट करोगे यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आएगा, आपको नोटिफिकेशन और पॉपअप जैसा आएगा विंडो, वहाँ पर लिखा होगा IPO एप्लीकेशन सबमिटेड, the UPI collect the request from the bank might delayed, accept it, apply whenever you receive the collect request of UPI। तो इस हिसाब से आप क्या करना, आपके जो एप्लीकेशन में आपने जैसा फ़ोन पे से किया है, गूगल पे से किया है, UPI जो यूज़ किया है उस हिसाब से वहाँ पर जाकर एक बार चेक करना। आपको नोटिफिकेशन आया होगा, मैसेज आया होगा कि एक्सेप्ट करने के लिए UPI IPO का एप्लीकेशन सबमिट किया है। तो जैसा वहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगा तो हो सकता है थोड़ा बैंक डिले भी कर सकता है, बट ये नोटिफिकेशन भेजने में। बट जैसे नोटिफिकेशन आता है आप एक बार ये कर लो, एक्सेप्ट कर लो। आप जो भी आपका पिन कोड डाल के उससे एक्सेप्ट कर लेना नॉर्मल ट्रांजैक्शन जैसे, तो आपका ब्लॉक हो जाएगा अमाउंट। फिर उसके बाद फिर आप जिस दिन अलॉटमेंट होगा उस दिन का वेट करना। तो ऐसे करके हमने देखा कि IPO को कैसे अप्लाई किया जा सकता है। अगर आपको इस पर अप्लाई नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर मॉडिफाई करके कैंसिल भी कर सकते हो, डिलीट ऑर्डर भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। जैसा मैं अभी डिलीट करता हूँ तो एरर कैंसिल एप्लीकेशन इज अ प्रोसेस, तो हमारे प्रोसेस पे तो डिलीट करने नहीं दे रहा है, बाद में ट्राई कीजिए अगर करना है। ठीक है, तो ऐसा करके हमने ये समझा। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि मैंने कैसा शेयर्स को अप्लाई किया। एक बार आप शेयर्स को अप्लाई करते हो तो आपको अलॉटमेंट स्टेटस देखते रहना चाहिए कि आपको शेयर्स मिला या नहीं मिला। वो कैसे पता चलेगा, देखिए कम से कम 3 से 4 दिन लगता है। 3 to 4 days आफ्टर एप्लीकेशन विंडो क्लोज अलॉटमेंट रिजल्ट्स वर अनाउंस। जैसा एप्लीकेशन विंडो क्लोज हो जाता है, एक 3 दिन का विंडो ओपन होता है, उस टाइम पे अप्लाई करना पड़ता है। वो 3 दिन में अगर आपको अप्लाई नहीं किया तो फिर कुछ नहीं कर सकते। अप्लाई कर देते हो तो आपको 3 से 4 दिन वेट करना पड़ता है अलॉटमेंट स्टेटस का रिजल्ट जानने के लिए। यू विल गेट अ नोटिफिकेशन, अगर आपको मिलता है या नहीं मिलता है, दोनों केसेस में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके मोबाइल फोन में, जो भी नंबर आप रजिस्टर होगे। इफ द बिड हायर देन द शेयर्स, ये कब होता है, देखो अगर शेयर्स, अगर मार्केट में 100 शेयर्स अगर कंपनी बेच रही है, अगर 200 लोगों ने अप्लाई किया तो ऑब्वियसली सब तो नहीं दे सकते सबको, तो उसमें से वो क्या करते, लकी ड्रॉ टाइप करते हैं और वो प्रोपोर्शनेट बेस, उनके जो रैंडम सिलेक्शंस होते हैं उनके उस हिसाब से वो क्या करते हैं, लोगों को बांट देते हैं। जो 100 शेयर्स 200 में कैसा बांटना है वो उनके ऊपर है। कुछ लोगों को नहीं मिलता है, कुछ लोगों को मिल जाता है। ठीक है, तो वो लकी ड्रॉ के हिसाब से होता है। उसके बाद में इफ अलॉटेड देन इट विल क्रेडिट टू योर डीमैट अकाउंट ड्यूरिंग लिस्टिंग। तो जिस दिन अगर आपको अकाउंट में आ जाता है, आपको अलाउट हो जाता है, तो उन
ऐसे केस में डीमैट अकाउंट में आपको किस दिन आएगा? जिस दिन उसका लिस्टिंग होगा शेयर्स का, राइट है। जैसे जनरली जो अप्लाई करते हो तो 5-6 दिन का ये पीरियड होता है। उसके बाद में इफ नॉट, अगर आपको अलाउड नहीं होता है तो आपका जो बैंक से अगर डेबिट हुआ होगा अमाउंट, या फिर ब्लॉक हुआ होगा अमाउंट, या यूपीआई से आपने ब्लॉक किया होगा अमाउंट, तो वो ब्लॉक अमाउंट क्या हो जाएगा? अनब्लॉक हो जाएगा। उस दिन से आप वो अमाउंट को यूज कर सकते हो। आई होप आपको थोड़ा बहुत तो समझा होगा कि आईपीओ क्या होता है और कैसे अप्लाई किया जाता है। एक मेरे तरफ से एक एडवाइस दूंगा मैं कि हर आईपीओ अच्छा हो ऐसा जरूरी नहीं। खुद भी कुछ फाइनेंशियल्स रीड करो, फाइनेंशियल्स, कोई कंपनी आ रही है आईपीओ के लिए तो आप भी कोशिश करो कि फाइनेंशियल समझे आपको, उस हिसाब से आप भी अंदाजा लगाओ कंपनी ग्रो कर सकती है या नहीं कर सकती है। देखो बहुत सारे साइट्स है जो आपको ये कंपनी के बारे में नॉलेज दे सकती है जो आने वाली कंपनी है, तो हमेशा कोशिश करना उनके हिस्ट्री देख लेना एक बार, कंपनी का फाइनेंशियल देख लेना, ग्रोथ कैसा हो रही है वो भी देख लेना, प्रॉफिट रेवेन्यू ये सब पे ध्यान रखना, और प्लस उसका कंपटीटर कौन है मार्केट में वो भी एक बार देख लेना। अगर फिर भी आप बोलते हो सर मुझे फाइनेंशियल समझ में ही नहीं आता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे आईपीओ आने से पहले बहुत सारे लोग हैं जो वीडियोस निकालते हैं, रिव्यू देते हैं आईपीओ के बारे में, वो भी वीडियो 4 बार देख लो आप, यहाँ वहां से 4 अलग अलग लोगों से, तो आपको अंदाजा गिर जाएगा कि वो आईपीओ में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, राइट है। और आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम पे भी डिपेंड होता है, मार्केट का कंडीशन पे भी डिपेंड होता है। क्योंकि अगर एग्जांपल देखोगे एसबीआई क्रेडिट कार्ड जो बम्पर लिस्टिंग होने का सब लोग ने सोचा था बट वो हो नहीं पाई, क्योंकि उस टाइम पे कोरोना का जो कंडीशन था बहुत खराब था, तो वो गेन दे ही नहीं पाए जो हमने एक्सपेक्ट किया था उनसे, राइट है। तो हमेशा कोई भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले खुद से आप रिसर्च करना वो कंपनी पे, उसी के बाद में आप क्या कर सकते हो उसे अप्लाई करो। क्योंकि आपको अगर मिलता है तो बहुत लकी हो बोलना है, क्योंकि बहुत ही कम लोगों को आईपीओ लगता है, डिपेंड अगर कंपनी अच्छी है तो। अगर कंपनी में कुछ ग्रोथ ही नहीं है तो लोग अप्लाई ही नहीं करेंगे, और फिर आपको गलती से आपने अप्लाई कर दिया तो आपको जरूर लगेगा और शेयर प्राइस भी गिर सकता है। कुछ बोल नहीं सकते, रिस्की उतना ही है जितना एक नॉर्मल स्टॉक में आप खेलते हो, ठीक है। अगर आप नए इन्वेस्टर हो तो जरूर यार आप ट्राई कीजिए, आईपीओ के लिए जाइए, वो वहां उसके बाद आपको ज्यादा समझ में आएगा कि स्टॉक में कैसा खेलना चाहिए। तो आईपीओ मेरे हिसाब से आपको लगाना चाहिए, बट आफ्टर कंसिडरिंग ऑल माय पॉइंट्स रिलेटिंग टू फाइनेंशियल स्टडीज, ठीक है, फंडामेंटल स्टडीज। ओके, तो चलिए ये वीडियो को यहीं पर रोक देता हूँ। आई होप आपको बहुत कुछ समझा होगा ये वीडियो से, और अगले नेक्स्ट वीडियो को भी अगर कुछ आपको नेक्स्ट वीडियो भी कोई टॉपिक पर चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट पर लिख के बताइए, तो उस हिसाब से मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। चलिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।